राम काज से राष्ट्र काज। लेकिन यह है क्या आज का मुद्दा, इसको समझ लीजिए पहले इस पैकेज से। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी का दिन अयोध्या नगरी के साथ देश और दुनिया के लिए ऐतिहासिक क्षण बन गया। यजमान नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। बारह बजकर 5 मिनट से शुरू हुई प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ करीब 1 घंटे तक चली। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राम जी से क्षमा मांगी, न्यायपालिका को शुक्रिया कहा, मंदिर आंदोलन से जुड़े संतों और कार सेवकों के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। साथ ही ये भी संदेश दिया कि राम आग नहीं ऊर्जा है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। अयोध्या राममय माहौल से सराबोर थी। बीजेपी जगह जगह आयोजनों के जरिए राम धुन में रमी थी, तो न्योता ठुकरा चुकी कांग्रेस भी भगवा रंग में डूबी थी। पीसीसी कार्यालय में राजीव के मन में राम के पोस्टर नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ किया। कमलनाथ ने ट्वीट में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बधाई तो दी, बीजेपी पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस ने राम मंदिर का क्रेडिट पूर्व पीएम राजीव गांधी को दिया, तो बीजेपी पहले की तरह कांग्रेस पर तंज कस रही है। जो 500 साल के संघर्ष के बाद आज पूरा देश यह उत्साह देख रहा है, उसके ताले राजीव गांधी जी ने ही खुलवाए थे। अब वो ठीक है कि राजीव गांधी जी ने राजनीति नहीं की और लोग लोकसभा जीतने के लिए राजनीति कर रहे हैं, उन्हें उनका धर्म मुबारक हो। हम अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं। मुझे लगता है कि बहुत संकीर्ण विचारधारा से काम करने वाले लोग हैं। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला, आपको सूचना दी गई, आप जाते ना, आपने खुद इसको अस्वीकार करके भगवान राम के प्रति, आयोजकों के प्रति अनादर का भाव प्रकट किया। आपको रहना चाहिए था। जाहिर है 2024 में राम ही राजनीतिक नैया पार लगाएंगे। बीजेपी खुलकर तो कांग्रेस इसे निजी आस्था का विषय बताते हुए राम नाम जप रही है। राजीव गांधी को क्रेडिट देकर कांग्रेस 24 के नतीजे कैश कर पाएगी या फिर राम नाम की तरह बीजेपी हावी नजर आएगी, ये 2024 के नतीजे बताएंगे। सवाल नंबर 1, रामकाज से राष्ट्रकाज का नैरेटिव बीजेपी को 400 पार पहुंचाएगा। सवाल नंबर 2, पीएम के संबोधन में शबरी निषाद राज का जिक्र 24 का संदेश है। सवाल नंबर 3, राजीव के मन में राम कांग्रेस के लिए 24 में संजीवनी बनेगा। नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत आपका आज का मुद्दा में। और आज इस विषय पर जिससे पूरा देश आंदोलित रहा है और आज जिसका इंतज़ार सभी को था, ख़ासतौर से सनातन धर्म के अनुयायी जितने भी हैं, वो बहुत मगन रहे कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, जो एक सपना रहा है बीती 5 सदियों से, 500 सालों से एक सपना था, वो पूरा हुआ। और इस सपने के साथ जाहिर तौर पर इसके राजनीतिक निहितार्थ भी होते हैं, पॉलिटिकल मीनिंग भी होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये मसला एक भावनात्मक और उसके कोर एजेंडा का इशू होने के साथ एक अहम राजनीतिक मसला भी इस मायने में बन गया था, क्योंकि उसकी जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी थी और दूसरे दल थे जो कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक धारा की मुखालिफत करते थे, विरोध करते थे, वो सब इस विषय को लेकर एक कुछ उसमें न्यूट्रल एटीट्यूड के साथ सामने आते थे और कुछ मुखर विरोध और भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति करने वाला बताते थे।
इसलिए ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम प्रतिष्ठा के साथ साथ राजनीति का भी एक बहुत सशक्त मसला था और इसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये अपेक्षा रखती थी कि वो अपर हैंड के साथ इस मसले पर सामने आए और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही इस मसले को इस तरह से गति मिली, योग संयोग सुयोग ऐसे बने कि न्यायालय से और वो भी देश के सर्वोच्च न्यायालय से ये विषय स्पष्ट हुआ और अब अयोध्या में राम मंदिर। तमाम बातें रहीं जो आप और हम सब जानते ही हैं कि ये मंदिर पूरा नहीं हुआ, ऐसे अभियोग भी सामने आए। कुछ धर्माचार्यों का तथाकथित ये भी मसला सामने आया कि मंदिर पूरा नहीं है तो उद्घाटन क्यों, यानी इशारा कहीं ना कहीं राजनीतिक था। तमाम बिंदु हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस का भी एटीट्यूड यही है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। और कांग्रेस ने भी, जिस तरह आपने तस्वीरें देखी, जीतू पटवारी खुद तमाम धर्म से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं से प्रभु श्री राम को लेकर जुड़े हुए नजर आए। इसी पे बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब आपका। बीजेपी के युवा नेता तो हैं ही और इसके साथ ही वरिष्ठता का भी एक दावा बराबर रखते हैं। योगेश यादव जी हैं हमारे साथ, सेवा दल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं, अच्छे लेखक हैं, बहुत स्वागत है। और सुनील शुक्ला जी हैं हमारे डिजिटल के एडिटर, सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सुनील जी, पहली टिप्पणी आपकी। रामलला का भव्य मंदिर, निश्चित तौर पर इससे तमाम वो लोग जो भारतवासी हैं, किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, बल्कि मुझे तो मुस्लिम समुदाय से भी आज बड़ी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली जब उन्होंने भी ये कहा कि हम भी ये चाहते थे कि वहाँ इस मसले का समाधान कुछ इसी रूप में हो। तो बहुत अच्छा लगा कि एक बड़ा लोकतांत्रिक देश एक बड़ी विराट दृष्टि के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन इसके पॉलिटिकल मीनिंग भी है जिनकी तरफ बहुत खुलकर तो नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इशारा ज़रूर किया, नरेंद्र मोदी जी ने, कि राम विवाद नहीं, राम समाधान है, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। जी शरद जी, जैसा कि हम देखते हैं कि वाकई में एक बहुत बड़ा एक राष्ट्र का, एक राष्ट्रीय जनभावना से जुड़ा एक मुद्दा था, जिसका हम कहते हैं कि एक बहुत ही एक सफल और एक सुखद जो है 32 साल का के संघर्ष के बाद इसका ये अंजाम हुआ। और जिस तरीके से हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जो कहा कि भाई राम जो है वो आग नहीं ऊर्जा हैं और वो राम विवाद नहीं समाधान है, तो एक तरीके से उन्होंने पूरे देश को और दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की। मुझे आज पूरा एक उनके लगा कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस मसले को लेके बीजेपी को खास तौर से कि भाई वो एक बहुसंख्यकवाद की एक राजनीति कर रही है और उसमें कहीं ना कहीं एक एंटी मुस्लिम का जो टैबू लगाया गया था, मुझे लगता है कि बहुत हद तक आज उन्होंने पूरा, मैं देखता हूँ कि मोदी जी का भाषण और जो आरएसएस के सरसंघचालक जो है भागवत जी, उनके भी भाषण में, दोनों में मुझे आज काफ़ी समानता दिखी कि उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि कोई धार्मिक मुद्दा नहीं, एक भारतीय आत्मा जिसको कहा जाता है कि सनातन जो सब एक परंपरा है, उसके जो भारतीय जीवन मूल्य हैं उसके एक बहुत बड़े प्रतीक हैं। और जिस तरीके से उन्होंने एक सामाजिक समरसता और एक सार्वभौम जो है सर्वधर्म संभाव वाली जो है उसका एक देने की एक पूरी एक कोशिश की है। और मुझे लगता है कि वो अपनी इस कोशिश में काफ़ी हद तक उन्होंने आज खुल के इस बात को रखा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और उत्तर प्रदेश से जैसी तस्वीरें हमने भी देखी, मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना साहब भी भावुक हो रहे हैं और दशरथ और राम के वनगमन की चर्चा करते हुए गहराई में डूब गए हैं। तो ये इस मुल्क की तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब जो कही जाती है, उसका हिस्सा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा परिप्रेक्ष्य भी बीजेपी ने आज प्रस्तुत किया है कि ये बहुसंख्यकवाद का प्रतीक है प्रभु श्री राम। इसको इस रूप में नहीं देखा जा सकता और न ही इसके ज़रिए आप किसी श्रृंखला की शुरुआत के तौर पर इसे आप देख सकते हैं कि एक कहीं इसके बाद एक अभियान शुरू होगा। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, कि चाहे काशी की बात हो या मथुरा की बात हो या तमाम, बल्कि अब कहीं इशारा इस तरफ था कि तमाम बातें जो हैं वो समाधान की तरफ बढ़ें और आराम से बैठकर चर्चा हो, बातचीत हो। किसी विवाद की तरफ जाने का कोई अर्थ नहीं है। अब इसको किस रूप में आगे हम देखेंगे ये तो भविष्य बताएगा। योगेश जी, कांग्रेस भी स्वागत करती नज़र आई और मध्य प्रदेश कांग्रेस तो हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, मंदिरों में भजन कीर्तन करते हुए नज़र आए। निश्चित तौर पर क्योंकि राम भक्ति में निरंतर हमने देखा, कमलनाथ जी के नेतृत्व में भी पहले
भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती रही है कांग्रेस। और हमने ये भी सुना है कि छिंदवाड़ा के लिए तो ये भी कहा जाता है कांग्रेस में कि वो कांग्रेस का संघ मुख्यालय है। जी, क्या कहेंगे आप? जी शरद जी, जय श्री राम। जी, वाह निश्चय ही जी, आपके जय ये श्री शब्द राम। बहुत प्रासंगिक, जय श्री राम, आपके ये शब्द बहुत प्रासंगिक है जी कि ये आज का दिन उत्सव का दिन है, रामोत्सव है आज। विवाद शब्द को आज विलोपित करें तो बहुत ही बेहतर होगा। तो मैं बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह से ये कहूंगा कि आज बड़ा आनंदित होने वाला दिन है। और प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि ऊर्जा के स्रोत हैं श्री राम, तो ऊर्जा का परिवर्तन यदि हम देखें तो राम की ऊर्जा के पर्यायवाची यदि हम कहें तो राम को हम सहिष्णु कह सकते हैं, सहिष्णुवादी कह सकते हैं। सहिष्णुता उनका पर्याप्त गुण है, उनका उदारवादी चरित्र रहा है। मर्यादा कह सकते हैं, वे मर्यादित थे। वो सांस्कृतिक थे, संस्कृति में उनका विश्वास था। संस्कृति का अर्थ है कि जो सनातन परंपरा होती है, जिसका निर्वाह किया जाता है माता पिता के प्रति, पिता के वचनों के प्रति, वो सभी जिनको कहते हैं कि एक आइडल जिसको कहेंगे, जिनको हम कहेंगे, जिनको आत्मसात किया जाना चाहिए, एक संपूर्ण मनुष्य को अपने अंदर जिसको आत्मसात किया जाना चाहिए, तो राम से बड़ा कोई हमारे लिए ब्रह्मांड नायक नहीं है। और हम सभी आत्मसात करते हैं। ये आज की कोई घटना ही नहीं है कि आज ही हम राम को स्थापित करने के बाद ही आत्मसात कर रहे हैं। राम राज्य की परिकल्पना सदियों से की गई है और राम राज्य की परिकल्पना के अधीन पतित पावन सीताराम, महात्मा गांधी ने भी कहा कि पतितों में छुपे हुए राम और भगवान। और जैसे जैसे हम राम को आत्मसात करते जाएंगे, हमारी अंतरात्मा, हमारा अंतस पवित्र होता जाएगा। और यही पवित्रता इस भारत माता का गौरव है, भारत माता का चरित्र है। और हर भारतवासी को, किसी भी जाति या किसी भी समुदाय के अंतर्गत है, हम सबको राम के चरित्र को आत्मसात करना चाहिए। इस पावन धरती पर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जहां हमें जन्म मिला है और हमारे अंदर अनुभूति है राम की। और मैं पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ के ही साथ साथ एक मनुष्यता के नाते इसको स्वीकार करते हुए हम सब आज वंदित है, पूजन कर रहे हैं और वंदन कर रहे हैं। सभी ने आपने देखा, इस पर मेरी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं रहेगी। और एक राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है, आज हमारा स्थापन है तो कल हमारा प्रारंभ होना चाहिए। प्रारंभ हमारा होना चाहिए राम राज्य की परिकल्पना को हमें साकार करना, जिसमें वैमनस्यता ना हो, जिसमें विकास हो। आपकी तरफ जी लौटता हूं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आज के दिन को आपने इसको किसी तीखी धारदार सिरे की तरफ मोड़ने की कोशिश नहीं की। उसके लिए मैं नहीं कहता कि राजनीति में गुंजाइश नहीं है, बहुत वक्त है, बहुत मौका है आगे। लेकिन ये एक अच्छा अवसर है कि किसी को इससे इनकार नहीं होगा कि 500 सालों के बाद जन्मभूमि में एक भव्य मंदिर जब प्रभु का बनता है, श्री राम का, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे या निहितार्थ को लेकर आरंभ से ही कड़वी बातें की जाए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी बहुत गंभीरता से सुन रहे थे और उनके मन में भी इस बात को लेकर प्रसन्नता ही होगी कि कांग्रेस का आज का रुख एक भिन्न रुख है। ख़ासतौर से योगेश जी ने जो बातें कही हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। सर, पहले तो आप बताइए, मेरे से आप राजनीतिक जवाब चाहते हैं या मैं आप पे छोड़ता हूं डॉक्टर। आपका कार्यक्रम चूंकि बेहद राजनीतिक है, बेशक आप कह सकते हैं इसमें राजनीतिक चीज भी है, लेकिन योगेश जी ने उससे बिल्कुल अलहदा बात की। नहीं, वो उनकी मजबूरी है, वो छोड़ चलिए जी। तो मैं तो प्योर राजनीतिक बात करना चाहता हूँ शरद जी। और क्यों करना चाहता हूँ ये भी बता देता हूँ। आपके इस 7 बजे के बड़े मुखर कार्यक्रम में दर्शक निराश ना हो, क्योंकि दर्शक तो राम से जुड़े हुए हैं, तो उनको श्री राम के बारे में बताना, जताना या कोई आज की महत्ता बताना, मुझे लगता है उसके लिए मैं बहुत छोटा प्राणी हूँ। तो वो सब सराबोर हैं राम भक्ति में। तो आपका जो मूल सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ होगा कि नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी, राजनीति और राम, इसको आप टटोलने की कोशिश भी कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता इससे बचें। हाँ, हम भगवान राम की रामोक्त राजनीति करना चाहते हैं शरद जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। मतलब इसमें मुझे कोई शर्म भी नहीं है और ना मैं इसको गर्दन झुका के देखता हूँ। क्यों? क्योंकि आप किसी भी राज्यों की कल्पना को उठाकर देखेंगे
तो ये जो लाखों साल पुराना जिसको बोलते हैं, लाखों वर्ष पुराना यदि आप कालगणना करेंगे, राम राज्य ही बेहतर राज्य की कल्पना के आधार पर रखा गया है। उसकी जो कल्पना है रामचरितमानस में, उसकी जो व्याख्या है कि कैसा होना चाहिए। और इसीलिए आज जब सूर्यवंश के राघव पुनः वहाँ पधारे और आज उनकी बिल्कुल मंदिर में टेंट से निकलकर गौरवशाली स्थापना हुई है, तो उसी दिन आपने सूर्य के अंश की स्थापना 1 करोड़ घरों पर हो, ये रामोक्त कल्पना को आपने धरती पर उतारने के संकल्प को लेकर हमारे प्रधानमंत्री को आगे आते देखा है कि हम 1 करोड़ घरों में, जो आपने हेडलाइन में लिया है कि हम सोलर पैनल लगाएंगे, तो सूर्यवंश से सूर्य अंश तक श्री राम की वहाँ स्थापना से लेकर, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर राम राज्य के निर्णयों तक आज का दिन रहा, ऐसा मैं कह सकता हूँ प्रतीकात्मक रूप से शरद जी। क्योंकि आप कल्पना करिए जब 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल्स लगेंगे तो हम कितनी ऊर्जा, कार्बन क्रेडिट और बहुत सारी उसके पीछे की कल्पना है, हम कर सकते हैं। एक अभियान छिड़ेगा, जैसे शौचालय का अभियान आज आपको कोई नहीं दिखाई देता, घरों का अभियान, आज आपको छप्पर वाले मकान बहुत ओझल हो गए होंगे शरद जी, सुनील जी, आप लोग बहुत घूमते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं, अब सब जगह आपको प्रधानमंत्री आवास और इवन ग्रामीण आवास में आपको श्रृंखला जैसे मिलेंगे। तो हम वाकई में एक राम राज्य की कल्पना के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चलते हुए देख रहे हैं और हम इसकी कल्पना करते हैं। तो हम इस प्रश्न से बचना नहीं चाहते। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भारत की आत्मा यदि राम में है तो डेमोक्रेटिक स्थिति में भारत की राजनीति की आत्मा भी राम राज्य की वेलफेयर स्टेट में होना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मानना है। बड़ी साफगोई से आपने ये भी कहा है कि आप इसके सकारात्मक राजनीतिक पक्ष का पूरा लाभ उठाना चाहेंगे। जी हाँ, कि आग नहीं ऊर्जा है, सुनील ये जी, विवाद नहीं, विमर्श है, समाधान है। जिस तरफ डॉक्टर वाजपेयी ने इशारा किया उससे ये भी लगता है कि आने वाले समय में खासतौर से लोकसभा इलेक्शन के पहले प्रभु श्री राम की कल्पना और राम राज्य की अवधारणा को केंद्र में रखकर बीजेपी कई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी जिनको जोड़ा जाएगा प्रभु श्री राम से। जिस तरह से ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम जब बात कर रहे थे कि संध्या तक जब चीज़ें राम जन्मभूमि उत्सव की चर्चा में रहीं और उसी बीच प्रधानमंत्री जी का, जिसको डॉक्टर साहब ने बड़े पोइटिक अंदाज में बड़े अच्छे से किया कि उसका अंश आपको दिखेगा घरों की छतों में, सूर्यवंश से सूर्य अंश तक। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो ये इस तरह के फैसले लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी, राम का नाम भी होगा, गुड गवर्नेंस की बात भी होगी और आप अपने को विपक्ष से 1, 2, 4 कदम 10 कदम आगे भी दिखाएंगे। जी निश्चित तौर पर जाहिर है शरद जी की जो सुशासन वाली बात है उसको मुझे लगता है कि सुशासन का पर्यायवाची राम राज्य और इसी बात को जो है, और आज भी जिस तरीके से मैं बार बार मोदी जी के साथ साथ जो है भागवत जी का भी मैंने आज बहुत ध्यान से मैंने उनका संबोधन सुना, तो उन्होंने बार बार इसी शब्द को कहा कि हमारे लिए राम कोई राजनीति नहीं, उन्होंने बार बार कहा कि जीवन पद्धति। और जिस तरीके से उन्होंने कहा, और मुझे एक भागवत जी ने जरूर ये कहा कि आज ये जो कुछ भी एक परिणति हुई है, 5 सदियों से चल रहा था एक लंबा आंदोलन जो है, तो उन्होंने एक बात भी कही कि हम सब जो है नागरिकों के तौर पर एक कृतज्ञता का भी एक हमारे लिए, तो मुझे लगता है कि मैंने एक पॉलिटिकल मतलब एक पत्रकार के रूप में मुझे भी उसमें एक डॉक्टर साहब की नजरिया है उनका कि हमें क्या करना है एक नागरिक के तौर पर, और एक पत्रकार के तौर पर मुझे भी उसमें एक बड़ा निहितार्थ लगा कि उन्होंने एक तरीके से कहा है कि कृतज्ञता, तो कृतज्ञता के मामले हम सब समझ सकते हैं कि भाई क्या उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि भाई अब जो एक जो बड़ा सपना था 5 सदियों से एक तपस्या वाला वो पूरा हुआ है, और जिन्होंने भी पूरा किया तो उनके प्रति कृतज्ञता। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से बहुत सुस्पष्ट है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज हम देख रहे थे कि मैं शहर में भी निकला और कॉलोनियों में देखा कि जिस तरीके से लोगों ने जो है पहली बार इस तरीके से हुआ कि घरों घरों में वो जो है ध्वज पताकाएं जो अपनी हिंदू हमारी उसका जो है एक प्रतीक हैं, और किस तरीके से लोगों ने
में भी और शाम को भी मैं देख रहा था कि किस तरीके से लोगों ने अपने द्वार पर जो दीप जो है हर आह्वान किया गया है कि राम ज्योति का दीपक लगाएं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक इस पूरे माध्यम से एक पूरी एक 2024 के चुनाव की मुझे लगता है कि एक बहुत मजबूत एक जो है वो बुनियाद वो रख दी है। और शरद जी, जब हम बात कर रहे हैं जी, आपको पटाखों की आवाज आ रही है, बिल्कुल, तो मुहूर्त से 7 बजे के बाद शुरू हो रहा है। योगेश जी, बीजेपी इस मुद्दे के सकारात्मक राजनीतिक लाभार्थ की तरफ बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ चली है और इसको छिपा भी नहीं रही है। वो मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कहा कि ये विषय हमारे लिए बहुत पवित्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके राजनीतिक लाभार्थ की तरफ भी हम ज़रूर बढ़ेंगे। और जैसा सुनील जी कह रहे थे, हमने भी ये देखा कि युवा शक्ति आज बड़ी जोश खरोश में नज़र आई, हर उम्र आयु वर्ग का, और स्वयं आपने भी माना, आपके मोहल्ले में भी मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम ज़रूर हुए होंगे। आप किस तरह देखते हैं आखिर आगे जाकर आपको ये एक तो स्पष्ट तौर पर सामने रखना है कि इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रही है, और कांग्रेस की भूमिका कम से कम इस रूप में सामने आए कि जिसका कोई नकारात्मक अर्थ जनता के बीच ना जाए, या बीजेपी की तरफ से आगे जाकर जब हमले तेज होंगे और चुनावी राजनीति का समय और नज़दीक आएगा लोकसभा चुनाव का, तब आपके पास उत्तर देने के लिए पर्याप्त तार्किक कारण मौजूद हों। जी देखिए शरद जी, ये बात तो स्पष्ट है और मैं इसको डॉक्टर वाजपेयी जी की स्वीकारोक्ति पर उनको कृतज्ञता भी देता हूं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि राजनीतिक हित इसमें निहितार्थ है। लेकिन हम भी मानते हैं कि राजनीतिक तौर पर जो आज तारीख तय की गई उसका भी एक राजनीतिक कारण था, उसमें कोई संशय नहीं है और इसमें इनकार भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो राम तत्व पर जो मार्ग स्थापित, ये राम स्थापन है, राम राज्य की कल्पना का पहला दिन है, प्रथम सोपान है। हम राम राज्य की कल्पना को जब सार्थक मानेंगे कि जब देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी, देश में 140 करोड़ लोगों के लिए छत, उसके साथ ही साथ जो बेरोजगारी के साथ जो जड़ते हुए बहुत सारी बातें हैं, समस्याओं का तो आपको एक बहुत बड़ा जखीरा इस देश के सामने खड़ा हुआ है। आर्थिक संकट में हम खड़े हुए, 180 लाख करोड़ के कर्ज में हम खड़े हुए। तो इन परिकल्पनाओं के आधार पर यदि हम अब राम राज्य की परिकल्पना के अधीन काम करेंगे तो हमारा मार्ग एक अलग मार्ग होना चाहिए, क्योंकि काम करने के लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं। और मेरी मान्यता यह है कि राम को आत्मसात किया जाना, अनुगमित किया जाना आवश्यक है। राम को सिर्फ धार्मिक हम घंटी बजाकर सिर्फ धार्मिक आधार पर हम नहीं ले सकते। बहुत कम वक्त है मेरे पास, बहुत कम वक्त है योगेश जी, माफी चाहूंगा, बहुत कम वक्त है। मैं आपको बस इतनी बोलना चाहता हूँ शरद जी, गरीबी हटाओ का नारा लगता रहा, लेकिन 23 करोड़ गरीब जो हटे हैं वो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हटे हैं। खत्म करूंगा बात, इसके बाद योगेश जी वक्त नहीं है मेरे पास। शौचालय की बात करी है तो 13 करोड़ शौचालय बने, तो यही राम राज्य है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन एक आखिरी लाइन और है कि योगेश जी से सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी इतर जाकर काम कर रहे हैं, उनमें से किसी ने भी जय श्री राम भी लिखा होगा ना ट्विटर पे तो मैं मान जाऊंगा शरद जी। हाँ, उनके वीडियो जरूर है जब जो जय श्री राम कह रहे हैं उनकी तरफ दौड़ रहे हैं वो। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत धन्यवाद सुनील जी। निश्चित तौर पर ये राजनीतिक रूप से आगे जाकर और सघन होगा। जो सवाल बीजेपी यहाँ खड़ा कर रही है कि क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जय श्री राम लिखा है, और अगर लिखा है तो बधाई, नहीं लिखा है तो क्यों नहीं लिखा है, ये सवाल राजनीतिक तौर पर पूछा जाएगा। और कांग्रेस को दोनों चीज़ों में एक संतुलन रखकर आगे बढ़ना है। चाहे जय श्री राम लिखा ना हो तब भी एक संतुलन, एक उत्तर उसके पास होना चाहिए, और लिखने की स्थिति में भी एक संतुलन और एक स्पष्ट जवाब उसके पास होना चाहिए कि ऐसा करने के पीछे उसकी सोच क्या है। क्योंकि 2 कदम आगे बढ़ के 4 कदम पीछे जाना ऐसे मसलों पर कांग्रेस को हमेशा नुकसान पहुंचाता रहा है। और यही वजह है कि अब 2024 की जंग में कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुसंख्यकवाद या हिंदुत्व या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के बड़े मसलों को लेकर उसकी क्या नीति है, उसके बड़े नेता क्या सोचते हैं, ये बात बहुत साफ होनी चाहिए। क्योंकि निचले स्तर पर तो हम देखते हैं कि चीज़ें उतनी जटिल नहीं हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कई चुनौतियां पैदा करती है। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव। नमस्कार।